Assalamualaikum. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss resin based filling materials, example composites. ठीक है. अब resin based filling materials क्या होते हैं हमें ये देखना है, जो कि हमारे पास composites कहलाते हैं. तो आपने देखो जो हमारे पास वर्ड है उसमें कीवर्ड हमने ढूंढ लिया resin. सही है. अब ये resin क्या था, हमने डेंचर बेस्ड पॉलीमर्स के अंदर पढ़ा था कि resin इज एक्रेलिक resin. अभी जो एक्रेलिक रेजिन होता है, सही है, इसकी हमने पूरी डिटेल में कॉम्पोजिशंस पढ़ी थी, इसकी सेटिंग रिएक्शंस पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो जो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ते रहते हैं उनको भी साथ में हम रिवाइज करेंगे ताकि हमें याद रहे प्रीवियस टॉपिक्स भी. फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन ये हमने देख लिया था एक्रेलिक रेजिन को. ये हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटालिक कंपाउंड होता है. जिन्होंने अगर वीडियो नहीं देखी हमारे पास डेंचर बेस्ड पॉलीमर्स की, तो सही, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे हमारे पास डेंचर बेस्ड पॉलीमर्स की, तो उसके अंदर हमने डिटेल में एक्रेलिक रेजिन को एक्सप्लेन किया था. एक्रेलिक रेजिन क्या है, एक नॉन मेटालिक कंपाउंड है दैट कैन बी मोल्डेड एंड हार्डन्ड. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्रेलिक रेजिन हो गया. अभी जो एक्रेलिक रेजिन होता है ये किस चीज़ का बना होता है, ये पॉलीमर का बना होता है, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट. सही है. इसके अंदर जो इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है एक्रेलिक रेजिन का, जहाँ पर भी आप नाम देखें ना, और बीसीक्यू हो, वाइवा हो, कुछ भी हो, और पूछेंगे एक्रेलिक रेजिन का डिसएडवांटेज क्या, तो आपने बोलना है श्रिंकेज, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है. रेजिन की वजह से क्या होती है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है, मेन डिसएडवांटेज ऑफ एक्रेलिक रेजिन. तो इस वजह से हम एक्रेलिक रेजिन के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कॉम्पोजिट्स का इस्तेमाल करते हैं. अब ये कॉम्पोजिट्स क्या है, अब हमने इस चैप्टर के अंदर पूरे डिटेल में कॉम्पोजिट्स को पढ़ना है. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्रेलिक रेजिन को देखा था, अब हम क्या देखेंगे, कॉम्पोजिट्स देखेंगे. अब आज सबसे पहले कॉम्पोजिट्स की डेफिनेशन के ऊपर, कॉम्पोजिट्स की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे. कॉम्पोजिट्स क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेसेस. सही है, इसकी डेफिनेशन से आपको इसकी कॉम्पोजिशन भी समझ आ जाएगी. इट इज़ अ प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेसेस फॉर्म बाय, अब किस तरीके से फॉर्म हो रही है अब ये आगे बता रहे हैं, ब्लेंडिंग टुगेदर, फॉर्म बाय ब्लेंडिंग टुगेदर components having different structure and properties, having different structure and properties. अब आपको समझ आया कि कॉम्पोजिट्स क्या है, दो ऐसे कंपोनेंट्स को मिलाते हैं जो कि डिफरेंट. सही, कॉम्पोजिट्स क्या है कि दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाते हैं जो कि उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है. तो हमारे पास ये क्या कहला रहा है, कॉम्पोजिट्स कहला रहा है. अब ये जो कह रहे हैं कि टू डिस्टिंक्ट फेसेस हैं, अभी कौन से टू डिस्टिंक्ट फेसेस होती हैं इसको देख. सही, कॉम्पोजिट्स क्या है कि दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाते हैं जो कि उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है. तो हमारे पास ये क्या कहला रहा है, कॉम्पोजिट्स कहला रहा है. अब ये जो कह रहे हैं कि टू डिस्टिंक्ट फेसेस हैं, अभी कौन से टू डिस्टिंक्ट फेसेस होती हैं इसको देख. अभी देखो हमारे पास इसमें हमने कहा कि टू डिस्टिंक्ट फेसेस हैं. सही है. तो पहली जो चीज़ इसके अंदर मतलब इसकी कॉम्पोजिशन पर आ गए, हमने इसकी क्या देख ली थी, हमने इसकी डेफिनेशन देखी. अब आगे आ गए इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर. कॉम्पोजिशन इसकी क्या होती है, इसके अंदर एक्रिलिक रेजिन मौजूद होता है प्लस फिलर. अब क्या है साथ में, हमारे पास फिलर मौजूद है. एक्रिलिक रेजिन प्लस फिलर इज इक्वल्स टू कॉम्पोजिट. ये बन गया हमारे पास कॉम्पोजिट. अब एक्रिलिक रेजिन के तो हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी सारी हमने कॉम्पोजिशन देख ली थी. अब फिलर की बात करते हैं. फिलर जो होता है हमारे पास, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. हमने कहा अगर एक्रिलिक रेजिन ही सेम कॉम्पोजिट होता तो जाहिर सी बात है नाम क्यों अलग अलग है. क्या क्या एक्रिलिक रेजिन के जो डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए हमने इसके अंदर फिलर ऐड किया और फिर अब ये क्या बन गया, अब ये कॉम्पोजिट बन गया. तो फिलर जो एक नई चीज़ ऐड की है, तो इसका पहला फ़ायदा तो हो गया ये हमारे पास रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है इसको. दूसरा इसको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है. इसकी स्ट्रेंथ को ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को क्या नाम है, बढ़ा रहा है. दूसरा इसके थर्मल एक्सपेंशन को कम कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन को कम कर रहा है. और ये हमारे पास इसके सरफेस हार्डनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंस, इन सब को
भी इम्प्रूव कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास जो है कॉम्पोजिट वो डिफरेंट है एक्रिलिक रेजिन से, क्योंकि इसके अंदर फिलर ऐड हुआ और फिलर के सारे काम है। अभी जो हमारे पास फिलर होता है ये होता है क्या है बेसिकली, ये फिलर हमारे पास होता है, इसके अंदर ग्लास होता है, सिलिका प्लस कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड्स क्या है, इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्ड्स दूसरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिका ही कहते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, सिलिका और सिलिका के ये एलोट्रॉप है, सही है। एलोट्रॉपी तो आपने पढ़ा होगा ना, तो सिलिका का एलोट्रॉप है ये कॉर्ड्स। तो फिलर क्या होता है हमारे पास, ग्लास, सिलिका और सिलिका का ही एक और एलोट्रॉप है कॉर्ड्स, ये हमारे पास मौजूद होता है। अब हमारे पास ये जो कॉम्पोजिट होता है इसकी बाकी की कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं। एक्रिलिक रेजिन की जितनी भी सारी कॉम्पोजिशन थी इसके अंदर जो हमारे पास फोटो इनिशिएटर होता है और एक्टिवेटर होता है, इनिशिएटर होता है, वो सारी चीज़ें सेम वैसी हैं, सही है। तो अब यहाँ पर जो फोटो इनिशिएटर होगा, फोटो इनिशिएटर अब दो हैं, एक है विजिबल लाइट के लिए और एक है यूवी लाइट के लिए। एक है विजिबल लाइट के लिए और एक है यूवी लाइट के लिए। विजिबल के लिए हमारे पास फोटो इनिशिएटर होता है कॉम्फोर कोइनिन, कॉम्फोर कोइनिन। और यूवी के लिए हमारे पास होता है बेंजोइल, क्या हो गया यूवी लाइट के लिए, बेंजोइल मिथाइल ईथर। ये हो गया फोटो इनिशिएटर। अब आगे केमिकल इनिशिएटिव, केमिकल इनिशिएटर वो तो हमने पढ़ा था, इनिशिएटर क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। एक्टिवेटर सेम एज एक्रिलिक रेजिन, एन डाइमिथाइलपिटोलिडीन, मिथाइलपिटोलिडीन। अच्छा, इसके अंदर जो ये हमारे पास ये देख लिया, फोटो इनिशिएटर है, विजिबल और यूवी के लिए अलग अलग है, केमिकल इनिशिएटर है और एक्टिवेटर है। अब हमारे पास एक चीज़ होती है साइलेंट कपलिंग एजेंट, सही है। इसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास एक और चीज़ क्या आ गई, साइलेंट कपलिंग एजेंट, साइलेंट कपलिंग एजेंट, या सिंपल इसको हम कहते हैं कपलिंग एजेंट। अभी जो साइलेंट कपलिंग एजेंट होता है इसका नाम होता है, बहुत मुश्किल सा नाम है लेकिन इसको याद रखना हमने, अल्फा मेटा क्रायोलॉक्सी, ट्राइलॉक्सी प्रोपाइल ट्राई मिथॉक्सीसाइलिन। या तो आपसे पूछेंगे कपलिंग एजेंट का नाम बता दें, आपने पूरा नाम बता दिया तो वेल एंड गुड है, वरना फिर आप जस्ट साइलिन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इन्हेंस कर देता है, इन्हेंस बॉन्डिंग विथ बिटवीन फिलर एंड रेजिन। फिलर और रेजिन के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है ना, हमने कहा कि हमने रेजिन के साथ फिलर को मिलाया है, तो उसके साथ जो वो बॉन्डिंग हुई उसको इन्हेंस कौन कर रहा है, साइलेंट कपलिंग एजेंट। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये जो कॉम्पोजिट होता है वो दो उसमें होता है, क्या मतलब कि हमारे पास पाउडर प्लस लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो कि हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करें जिसको हम टू पेस्ट कहते हैं, या फिर ये हमारे पास सिंगल पेस्ट में भी होगा, सही है। अभी जो सिंगल पेस्ट होता है ना, ये हमारे पास होता है लाइट क्यूर्ड, और जो ये हमारे पास पाउडर और लिक्विड वाला होता है ना, ये होता है हमारे पास केमिकली क्यूर्ड। तो इससे अब आपको एक बात समझ आई कि हमारे पास जो कॉम्पोजिट है उसकी दो टाइप्स हैं, एक कॉम्पोजिट होता है लाइट क्यूर्ड कॉम्पोजिट और एक होता है केमिकली क्यूर्ड कॉम्पोजिट। जो लाइट क्यूर्ड होता है वो सिंगल पेस्ट होगा और जो केमिकली क्यूर्ड है उसके अंदर पाउडर और लिक्विड दोनों होंगे, सही है। तो अब इसको ज़रा देखते हैं कि केमिकली क्यूर्ड और लाइट क्यूर्ड के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ये चेक करते हैं। ये जो हमारे पास केमिकली क्यूर्ड होता है, ज़ाहिर सी बात है केमिकली क्यूर्ड है ना ये, इसके अंदर कोई हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसकी जो पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड बाय देमसेल्फ, मतलब खुद ही पॉलीमराइजेशन इनिशिएट कर जाएगी, इनिशिएटेड बाय देमसेल्फ खुद ही। जबकि यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ये मतलब कि लाइट उसको जब पड़ेगी तो जब भी जाकर ये हमारे पास क्या होगी, इसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी। लेस कलर स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मोर कलर स्टेबिलिटी है। और ये हमारे पास मोर कलर
स्टेबिलिटी। क्यूरिंग इसकी जो होती है हमारे पास वो सिंगल स्टेप में हो जाएगी, क्यूरिंग इन सिंगल स्टेप। जबकि यहाँ पर क्या होगा, क्यूरिंग हमारे पास क्या होगी, जो है जब तक लाइट ना दिखाएंगे हमारे पास क्यूरिंग नहीं, तो इसकी क्यूरिंग हमारे पास सिंगल स्टेप के अंदर नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर जो इसका वर्किंग टाइम होता है वो कम होता है, लेकिन जो सेटिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर वर्किंग टाइम ज़्यादा होता है और सेटिंग टाइम कम होता है। सही है, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंसेस हो गए। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज़्यादा होगी। अब पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो लिक्विड मौजूद है, मतलब एक्रिलिक रेजिन इसके अंदर मौजूद है, तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज़्यादा होगी। यहाँ पे श्रिंकेज क्या होगी, नहीं होगी। सही है, होगी जाहिर सी बात है, कॉम्पोजिट के अंदर तो ऑलरेडी मौजूद है एक्रिलिक रेजिन, लेकिन लेस श्रिंकेज होगी। फिर इसके अंदर हमारे पास एब्रेशन रेजिस्टेंस जो है कम होगी, और यहाँ पे एब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। हमने देख लिया यहाँ पे कम होगी और यहाँ पर ये ज़्यादा। ये हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास गुड एस्थेटिक्स होगी, इसकी एस्थेटिकली बहुत अच्छा होगा, जबकि इसकी एस्थेटिक्स इतनी कोई ख़ास नहीं होगी। ये हमारे पास एक्सपेंसिव होता है। सही है, जो लाइट क्यूट कॉम्पोजिट होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अब अगर हम इनकी कॉम्पोजिशंस के अंदर देखें तो ये तो होगा हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंसेस हो गए। इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर देखो तो इसके अंदर जो इनिशिएटर यूज़ किया जाता है वो जैसे वो थे केमिकली क्यूड है ना, तो हमने पढ़ा था कि केमिकली इनिशिएटर कौन सा होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। और इसका हमने दो पढ़े थे, एक यूवी लाइट का और एक विजिबल का। विजिबल का हमने पढ़ा था कैम्फोरकोएनन, कैम्फोरकोएनॉन, और इसका हमने पढ़ा था बेंजोइल मिथाइल ईथर, बेंजोइल मिथाइल ईथर। जबकि यहाँ पर जो एक्टिवेटर होता है वो था हमारे पास, सही, इसका एक्टिवेटर हमारे पास कैसा है, एन डाइमिथाइल पीटोलिडीन। और जबकि जो इसका एक्टिवेटर होता है वो क्या होती है, एक्टिवेटर हमारे पास लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ होती है 490 टू 470, इस तरीके की वेवलेंथ होगी। सही है, तो ये सारे जो हमारे पास हमने पहले पढ़े वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंसेस थे, और ये इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर डिफरेंसेस हो गए। तो इससे हमें बात पता चली कि कॉम्पोजिट दो टाइप्स के, एक है लाइट क्यूड और एक है केमिकली क्यूड। अब कॉम्पोजिट्स की क्लासिफिकेशंस देखते हैं। कॉम्पोजिट्स की बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। सही है, पहली जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेटिव पर्पस देखेंगे। सही है, अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेटिव पर्पस। अब कॉम्पोजिट दो किस्म का है। पहला कॉम्पोजिट एक है डायरेक्ट फिलिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, और एक है इनडायरेक्ट के लिए। डायरेक्ट मीन्स जो हम फिलिंग वगैरह करते हैं उसके लिए, और इनडायरेक्ट मीन्स कि हम इसमें इनले ऑनले वगैरह जो बनाते हैं वो। ठीक है, तो जो है हमारे पास कॉम्पोजिट की क्लासिफिकेशन पहली आ गई रेस्टोरेटिव पर्पस। रेस्टोरेटिव पर्पस के अंदर दो आ गए, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब आते हैं फिलर के पार्टिकल साइज। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फिलर पार्टिकल साइज। फिलर में हमने यूज़ किया था, रिजिन और फिलर को मिलाया था तो कॉम्पोजिट बना था। तो फिलर के जो पार्टिकल्स होते हैं अब वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो उसकी बेसिस पर हमारे पास कॉम्पोजिट किस किस टाइप का होता है। एक कॉम्पोजिट जो कन्वेंशनल होता है, मतलब जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जिसको हम माइक्रोफिल्ड भी कहते हैं। क्या, मैक्रोफिल्ड। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसके अंदर जो फिलर का साइज़ होता है वो हमारे पास 1 से 50 माइक्रोमीटर होगा। तो ये फिलर साइज़ ये होगा। इसकी सरफेस कैसी होगी, रफ सरफेस होगी और गुड स्ट्रेंथ। मैक्रोफिल्ड है ना, सही है, तो कैसी स्ट्रेंथ होगी, गुड स्ट्रेंथ होगी। और जो इसका विकर्स हेडनेस नंबर होता है, विकर्स हेडनेस नंबर वो होता है 18। फिर आ गए हमारे पास दूसरे, ये थे मैक्रोफिल्ड, अब है माइक्रोफिल्ड। माइक्रोफिल्ड, इसके अंदर जो माइक्रोफिल्ड के अंदर जो साइज़ होगा वो होगा हमारे पास 0.01 से 0.1 माइक्रोमीटर। तो सोचो कितना डिफरेंस आ गया इसके अंदर, क्यों, इसलिए इसको हम माइक्रोफिल्ड कह रहे हैं। इसकी सरफेस अब कैसी होगी, इसके अपोजिट स्मूथ सरफेस होगी। जाहिर सी बात है, जितने पार्टिकल्स कम होंगे तो सरफेस इसकी कैसी हो जाएगी, साइज़ इसका कम होगा तो स्मूथ सरफेस हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पर
कम हो जाएगी, लो स्ट्रेंथ। और जो विकर्स हार्डनेस नंबर होगा इसका वो होता है 30 to 40। फिर हमारे पास दूसरा आते हैं, थर्ड नंबर पे हाइब्रिड। सही है, क्या है ये? हाइब्रिड है। हाइब्रिड के अंदर हम क्या करते हैं, हम कन्वेंशनल मतलब मैक्रोफिल्ड और माइक्रोफिल्ड दोनों को मिक्स कर देते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो जाहिर सी बात है, इसका क्या है, इस सरफेस से रफ थी और गुड स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे स्मूथ सरफेस थी और लो स्ट्रेंथ थी, तो दोनों की जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्स हो जाएंगी। मतलब यहाँ से हमें गुड स्ट्रेंथ मिल जाएगी और यहाँ से हमें इसके सरफेस। और जो चौथी टाइप होती है वो हमारे पास होते हैं नैनो कॉम्पोजिट्स। सही है, नैनो कॉम्पोजिट्स। तो नैनो कॉम्पोजिट्स का हमारे पास जो साइज़ होता है वो होता है 0.001 से लेकर 0.01 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फिलर पार्टिकल साइज कॉम्पोजिट्स की क्लासिफिकेशंस है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्यूरिंग मॉडल। क्यूरिंग मॉडल के जो ज़्यादातर पूछी जाती है ना क्लासिफिकेशन, वो हमें बस फिलर पार्टिकल साइज़ की पूछी जाती है। अब क्यूरिंग मॉडल में हमने पढ़ा, एक तो केमिकली एक्टिवेटेड होगा, दूसरा हमने देखा लाइट एक्टिवेटेड है, लाइट एक्टिवेटेड है, थर्ड हमने देखा हीट क्यूर्ड, और हमारे पास चौथा होता है डुअल क्यूर्ड। डुअल क्यूर्ड मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास लाइट और हीट दोनों होगी। अब जो मेरी चौथी क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल एप्लीकेशन से। अब क्लिनिकल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक होता है पैकेबल। पैकेबल मीन्स कैसा होगा, ये थिक होगा, हाईली विस्कस होगा। फिर हमारे पास होता है फ्लूएबल। फ्लूएबल से समझ आ गया, मीन्स कि थिन है और लेस विस्कस है। फिर हमारे पास होता है पॉली एसिड मॉडिफाइड। पॉली एसिड मॉडिफाइड। अभी पॉली एसिड मॉडिफाइड क्या होता है, ये हम लोगों ने जीआईसी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कॉम्पोमर्स पढ़े थे। कॉम्पोमर्स क्या होते हैं, एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट्स। एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट्स। तो अब समझ आ गया कि कॉम्पोमर्स का जिक्र हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोमर्स क्या है, एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट्स हैं। उसके बाद फिर हमारे पास फोर्थ आ गया सेल्फ एडहेसिव। सेल्फ एडहेसिव बल्क फिल। बल्क फिल मीन्स थिक। ये हो गए हमारे पास क्लिनिकल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग कॉम्पोजिट की क्लासिफिकेशन। अब फिफ्थ हमारे पास क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉम्पोजिट की क्या क्लासिफिकेशन है, तो वो है हमारे पास पहला आ जाता है टाइप 1 कॉम्पोजिट। ये हमारे पास यूज होगा, यूज इन ऑक्लूजल रेस्टोरेशंस। फिर हमारे पास जो टाइप 2 है वो यूज़ होगा ऑल अदर रेस्टोरेशंस। ऑक्लूजल रेस्टोरेशन में यूज़ हो रहा है सिर्फ ये, और ये कहाँ पर हो रहा है, ऑल अदर रेस्टोरेशन, जितनी भी फिर बाकी की रेस्टोरेशन। अभी जो हमारे पास टाइप 2 हमने बताया कि ऑल अदर रेस्टोरेशन में इस्तेमाल हो रहा है, अब इस टाइप 2 की फर्दर क्लासेस होती हैं। सही है, टाइप 2 की पहली क्लास क्लास 1 जो कि कैसी होती है, सेल्फ क्यूर्ड। फिर क्लास 2 ये हमारे पास है लाइट क्यूर्ड। और ये जो क्लास 2 होती है, अब इसके अंदर फिर फर्दर दो ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप 1 जो कि हम इंट्रा ओरल इस्तेमाल करेंगे इसको, और इंट्रा ओरल। और ग्रुप 2 जो होती है हमारे पास, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा ओरल। एक्स्ट्रा ओरल। तो बची क्लास 3। क्लास 3 हमारे पास कैसे होगी, डुअल क्यूर्ड। तो एक अकॉर्डिंग टू फिलर पार्टिकल साइज और एक अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये दो तरीके की हमारे पास क्लासिफिकेशन कॉम्पोजिट की लाजमी पूछेंगे। अब हमने कॉम्पोजिट्स की क्लासिफिकेशन देख ली, उसकी कॉम्पोजिशन देख ली, उसकी टाइप्स देख ली। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। हमने पढ़ा पहली चीज़ की गुड एस्थेटिक्स है। सही है, कॉम्पोजिट्स एस्थेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होगी, गुड शेल्फ लाइफ, गुड वेयर रेजिस्टेंस,
वियर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हमारे पास जो हमने पढ़ा कि जो एक्रिलिक रेजिन था उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने इसके अंदर फिलर ऐड किया था। तो इट मीन्स कि कॉम्पोजिट क्या है, फिलर की वजह से एक बेहतरीन हमारे पास क्या है, रेस्टोरेटिव मटेरियल है। और जो कॉम्पोजिट की थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या चीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कॉम्पोजिट की, वो डिपेंड करती हैं, ये BCQs है, सही है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्पोजिट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती हैं, फिलर के ऊपर। मीन्स कि जितना ज़्यादा फिलर होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उतना ही कम होगा, और फिलर जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स कि बल्क हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है ना, फिलर जो हमारे पास हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो जितना ज़्यादा फिलर हार्डनेस उतनी ज़्यादा, लेकिन जितना ज़्यादा फिलर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम। इट मीन्स कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है कॉम्पोजिट की वो किसके ऊपर डिपेंड करी हैं, वो टोटली फिलर के ऊपर डिपेंड। अच्छा, तो अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, सही है। एडवांटेजेस हमने देखे कि हाई एस्थेटिक, क्यों एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ फिलर। और फिलर क्यों, क्योंकि फिलर के अंदर क्या मौजूद है, ग्लास और सिलिका मौजूद है, इस वजह से इसकी ये एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है। ये हमारे पास टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व रखता है, कंजर्व द टूथ स्ट्रक्चर। सेकेंड एडवांटेज इसका कंपैटिबल विद पल्प, मीन्स कि अगर ये हमारे पास पल्प की साइड पर लग जाए तो कोई इरिटेशन वगैरह कॉज नहीं करेगा। रिप्लेसेबल और एडजस्टेबल है, रिप्लेसेबल एंड एडजस्टेबल। दूसरी चीज़ हमारे पास सिंगल विजिट में रेस्टोरेशन हो जाती है। जैसे हमने अमलगम में देखा था कि हम जब आखिर में फिनिशिंग और पॉलिशिंग करनी होती है तो हम 24 आवर्स बाद जो है पेशेंट को बुलाते हैं कि भाई आप चले जाएं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल विजिट में ही रेस्टोरेशन हो जाएगी, पूरा काम हमारा सिंगल विजिट में हो जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी, जाहिर सी बात है, जब भी एक्रिलिक रेजिन किसी की कॉम्पोजिशन में शामिल हो गया तो उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसने क्या करवा दिया, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज करवा दिया। पोस्टीरियर, और फिर ये हमारे पास क्या, एब्रेशन वेयर में कॉज करता है, एब्रेशन वेयर कॉज करेगा। डिस्कलरेशन हो जाएगी, डिस्कलरेशन क्यों हो जाएगी, अगर फिलर जो है वो लॉस्ट कर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगी। मॉइस्चर कंट्रोल होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेमिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि हमें जब भी कॉम्पोजिट की फिलिंग वगैरह, सॉरी रेस्टोरेशन वगैरह करनी होगी तो हमें मॉइस्चर कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई सेल्फ एडिशन नहीं है इसकी, नो एडिशन। एक्सपेंसिव है एक तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस देखें तो सबसे पहले हम उसके अगर साइज़ की, फिलर पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंगली जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखें तो हमारे पास जो माइक्रोफिल था, हमने पढ़ा था कि स्मूथ सरफेस थी मगर स्ट्रेंथ कम थी। तो ये हमारे पास यूज़ किया जाता है जिंजाइवल एरियाज़ में। जिंजाइवल एरियाज़ में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ का इतना कोई मसला नहीं होता, और ना ही उधर जो है सरफेस वगैरह, मतलब जैसे बताए एंटीरियर, समझो जिंजाइवल एरियाज़ मीन्स एंटीरियर टूथ पे। तो एंटीरियर जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, एस्थेटिकली अच्छा होना चाहिए मटेरियल। तो माइक्रोफिल कैसा होता है, एस्थेटिकली गुड होता है, तो इस वजह से इसको हम क्लास 3, 4 और 5 रेस्टोरेशन में यूज़ करेंगे। फिर बचा हमारे पास माइक्रोफिल। माइक्रोफिल को हमने देखा था, माइक्रोफिल कैसा था, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी मगर इसकी क्या थी, एस्थेटिक इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसको हम यूज़ करते हैं मोलर्स में, मतलब पीछे के जो दांत है ना, मोलर्स, प्री मोलर्स। ये माइक्रोफिल को हम कहाँ यूज़ करें, मोलर्स में इस्तेमाल करें। क्यों, क्योंकि मोलर्स हमारे पास क्या होते हैं कि ग्राइंडिंग वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा लाजमी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम माइक्रोफिल को हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका एस्थेटिक का कोई ताल्लुक नहीं। जाहिर सी बात है, पोस्टीरियर दांत हैं तो पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास कोई इतना मसला नहीं होगा एस्थेटिक अगर उसकी ख़राब होगी। फिर आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम हर किस्म की कैविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल कैविटीज़ में। अब इसका क्यों रीज़न है, क्यों इसको हम हर कैविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम उसको एंटीरियर भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्टीरियर कैविटीज़ के अंदर भी, क्योंकि इसकी एस्थेटिक्स भी अच्छी है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो अगर मुझे एंटीरियर कैविटी में इस्तेमाल करना है तो मैं एस्थेटिक्स देखूंगी, तो हाँ मैं हाइब्रिड को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे पोस्टीरियर में यूज़ करना है, मुझे स्ट्रेंथ देखनी है, तो हाइब्रिड की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। इट मीन्स कि हाइब्रिड को हम हर कैविटी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमारे पास बाकी देखें तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख ली थी। बाकी अगर हम कंपोजिट के यूजेस देखें तो उसको हम डायरेक्ट रेस्टोरेशन में भी यूज़ कर रहे थे। हमने देखा था डायरेक्ट रेस्टोरेशन के अंदर हम यूज़ कर रहे थे, जैसे कि फिलिंग के अंदर, वीनियर्स में, कोर बिल्डअप्स में, सही है, इन सब में हम जो है इसको यूज़ कर रहे थे। फिर हमारे पास क्या आ जाता है इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन के लिए भी। इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन मींस इनले, ऑनले, इन सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर एज ए एडहेसिव इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, क्राउन, ब्रिड्ज, ब्रैकेट्स, और रूट कनाल सीलर्स। तो ये हमारे पास 4 जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं कंपोजिट्स की। अब यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं। मींस इंडिकेशंस मींस कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शंस मींस कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको सारी क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सब में यूज़ कर सकते हैं। कोर बिल्डअप में, सीलेंट्स एंड प्रिवेंटिव रेस्टोरेशंस में, टेम्पररी रेस्टोरेशन के अंदर, पेरियोडोंटल स्प्लिटिंग, डोंटल स्प्लिटिंग, पेशेंट्स अगर एलर्जिक हो मेटल्स के तो हम जब इसको यूज़ कर सकते हैं। इनलेस वगैरह के अंदर कंपोजिट इनले जो बनता है, और नॉन केरियस लीजन्स के अंदर, और इसको हम इनेमल हाइपोप्लेजिया के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इनेमल हाइपोप्लेजिया मींस कि इनेमल का स्ट्रक्चर पूरा ख़राब हुआ होगा। तो ये तो हो गई हमारे पास इंडिकेशंस। अब इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस देखते हैं, मींस कि इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इसको आइसोलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। सब जिंजाइवल एरिया, एक होता है जिंजाइवल एरिया और एक होता है सब जिंजाइवल एरिया, हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुअर ओरल हाइजीन, किसी की ओरल हाइजीन अगर ख़राब है तो वहाँ पर हम कंपोजिट को यूज़ नहीं करेंगे। और जो है हमारे पास ब्रुक्सिसिज्म हो गया, और हाई किरीज लीजन वाली जगहें, ऑक्लूजन प्रॉब्लम हो जहाँ पे, इन सब जगहों पर हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास कंपोजिट्स की इंडिकेशंस भी हो गए और कॉन्ट्रडिक्शंस। हम कंपोजिट वाले चैप्टर के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, जिसको हम सी फैक्टर कहते हैं। अब ये सी फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, क्या है, रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया टू फ्री सरफेस एरिया, मतलब जो कि कॉन्टैक्ट में नहीं आया हुआ होगा, फ्री सरफेस एरिया, ये हमारे पास कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। जो कि हमारे पास क्या होता है कि क्लास 1 के लिए ये होता है 5, क्लास 2 के लिए ये होता है 2, क्लास 3, अभी क्लासेस क्या हैं, जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन जो हमने क्लासेस पढ़ी थी, 5 to 1, 4 के लिए होता है ये 0.5, और 5 के लिए होता है 0.2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर जिसको हम सी फैक्टर कहते हैं। अब ये हमने पूरी सारी चीज़ें देख ली, इसकी कॉम्पोजिशंस देख ली, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मतलब हमने पूरा पढ़ लिया कि कॉम्पोजिट होता क्या है, उसकी क्या क्या मसले मसाइल है, सब देख लिया। अब हमने क्या देखना है कि जब हम कॉम्पोजिट की फिलिंग कर रहे होंगे तो उसकी क्या स्टेप्स और टेक्निक्स होती हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो इसका पहला स्टेप होता है, सबसे पहले तो जैसी बात है, जब भी हमें फिलिंग करनी होगी हम कैविटी प्रिपेयर करेंगे। कैविटी प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप पे एचिंग करेंगे। एचिंग जो हमारे पास एचेंट होता है वो कौन सा होता है, 37% फॉस्फोरिक एसिड, वो यूज़ करके हमने यहाँ पर कर ली एचिंग। एचिंग के बाद हम करेंगे इसकी रिंसिंग। रिंसिंग मीन्स कि हम इसको वाटर से वॉश करेंगे ताकि जो भी एसिड पार्टिकल्स हों वो हमारे पास क्या हो जाए, वो रहे नहीं कोई, सही है। तो हमने कर ली थर्ड स्टेप पर रिंसिंग। उसके बाद हम करेंगे ड्राइंग, मीन्स कि अब हम इसको सुखाएंगे। तो ऐसे पता पानी से हमने इसको वॉश किया, तो अगर वहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कॉम्पोजिट के अंदर के मॉइस्चर को हमने कंट्रोल करना होता है, मीन्स कि वहाँ पर कोई पानी नहीं होना चाहिए। तो रिंसिंग करने के बाद फ़ौरन हमने उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हम लगाएंगे प्राइमर, मीन्स कि हम वहाँ पे करेंगे प्राइमिंग, सही है।
प्राइमर क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पास प्राइमर अटैच कर देता है कॉम्पोजिट को, अटैच कॉम्पोजिट टू टूथ। तो इस वजह से हमने यहाँ पर लगा लिया प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद हम करेंगे अब लाइट क्यूरिंग, मींस कि लाइट उसको दिखाएंगे, लाइट क्यूरिंग करेंगे। फिर अब हमारे पास 7 स्टेप होते हैं, प्लेसिंग कॉम्पोजिट्स इन इंक्रीमेंट्स, प्लेसिंग कॉम्पोजिट्स इन इंक्रीमेंट्स। अब ये इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या है कि हम एक साथ पूरे, जब भी हमने फिलिंग करनी है तो ये नहीं कि पूरे कॉम्पोजिट उठाया और हमने अपने टूथ के ऊपर लगा दिया, हमने उसको लेयर्स के अंदर लगाना है। मीन्स पहली लेयर लगाई, फिर उसके बाद दोबारा उसको लाइट क्योर किया, फिर हमने सही। तो वहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी हम बार बार जितनी लेयर्स लगाते रहेंगे उन सब के हम दोबारा से लाइट क्योर करते रहेंगे। इट मीन्स कि 8 स्टेप जो होता है हमारे पास लाइट क्योरिंग ईच इंक्रीमेंट, लाइट क्योरिंग ईच इंक्रीमेंट। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल स्टेप होता है किसी भी रेस्टोरेशन का, वो होता है पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग। ये इतने सारे स्टेप्स हैं, मगर ये सिंगल विजिट के अंदर पूरी रेस्टोरेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। सही है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने पहले देखा कि हमने कैविटी बनाई, कैविटी बनाने के बाद हमने एचिंग करी, फॉस्फोरिक एसिड लगाया। जैसी एचिंग करते हैं हमने फ़ौरन रिंसिंग करी ताकि एसिड हमारे पास कोई पार्टिकल उसमें रह ना जाए। फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, ड्राई किया, फिर प्राइमर लगाया, प्राइमर लगाने के बाद लाइट क्योरिंग की, फिर हमने कॉम्पोजिट को इंक्रीमेंट्स के अंदर डाला। मीन्स कि हमने ये नहीं कि एक साथ पूरा कॉम्पोजिट डाल दिया, थोड़ा लगाया फिर उसके बाद लाइट दिखा दी, फिर थोड़ा लगाया फिर लाइट क्योरिंग कर दी। इस तरीके से करने के बाद फिर हमने फाइनल स्टेप में उसकी पॉलिशिंग और फिनिशिंग। सो इट्स ऑल अबाउट कॉम्पोजिट्स। इसके अंदर हमने पहले क्या देखा, हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी। एक शॉर्ट हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, कॉम्पोजिशन देखी, इसकी टाइप्स देखी, क्लासिफिकेशंस देखी हर उस पर। सही। फिर हमने क्या देखा, इसकी एप्लीकेशंस देखी कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करी कि कॉम्पोजिट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हमने इंट्रोडक्शंस और कॉन्ट्रडिक्शंस देखी, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस देखी। मीन्स कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। सी फैक्टर चेक किया, सी फैक्टर क्या होता है, और हमने स्टेप्स ऑफ फिलिंग देखे। तो ये इस चैप्टर के लिए हमारा ये सारा इम्पॉर्टेंट था। थैंक यू।